तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम क्या क्या चीजें जानेंगे उसको पहले बता दिया जाता है और आपको बढ़िया तरीके से बताया जाएगा। नीट बेस ये है और पेज बाय पेज सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के पहले टॉपिक हमारा होगा क्या, तो इंसर्शन इनएक्टिवेशन होगा। उसके बाद हम डायरेक्ट जीन ट्रांसफर देख लेंगे। डायरेक्ट जीन ट्रांसफर क्या होता है इसके बारे में देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा लेक्चर नंबर है 05। तो बना दो 05। चलो सर देख लेते हैं क्या होता है कैसे होता है। तो पहले आप लोग को ये बताना है कि हम लोग तो ये सारे चीज जान लिए थे कि क्या होता है PBR 322 जो क्लोनिंग वेक्टर था क्या होता है, किसने बनाया थे, सारी चीज कंप्लीटली हम जान लिए थे। इसके बारे में और कुछ जानना बाकी नहीं था। तो लेकिन फिर भी हम जानेंगे उसके बारे में। थोड़ी सी हमको 10-15 मिनट इस पर देना पड़ेगा। देखो यहाँ पर उसी के बारे में हमको जानना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि लिख देते हैं यहाँ पर इंसर्शन इनएक्टिवेशन। समझ में आए। अब यहाँ पर इसको हम देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर मेरे भाई की हम एक क्या बना दिए, एक यहाँ पर हम अबे इतना बड़ा एक हम टेस्ट ट्यूब बना दिए। क्या है मेरे भाई, टेस्ट ट्यूब है। अब टेस्ट ट्यूब में हम क्या ले रहे हैं, तो हमको क्या करना है, तो हमको जो हमारा क्लोनिंग वेक्टर था उस क्लोनिंग वेक्टर को क्या करना है हमको, तो रिकॉम्बिनेंट बनाना है। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बना दे रहे हैं। तो पहले समझ लेते हैं उसके बाद बढ़िया तरीके से जान लेंगे। अब देखो हमारे पास क्या है, डीएनए है। क्या है, डीएनए है। अभी हमारे पास क्या है, डीएनए है। डीएनए है, डीएनए है, डीएनए है। अब हम ये कौन सा डीएनए है भाई, ये हमारा क्या है, टारगेट डीएनए है। क्या है, टारगेट डीएनए है। टारगेट डीएनए है। अब टारगेट डीएनए देख लिए। टारगेट डीएनए हम एक क्या ले लिए, टेस्टी में ले लिए। टेस्टी में टारगेट डीएनए ले लिए। और यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, कुछ क्लोनिंग वेक्टर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कुछ क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर ले लेते हैं। अब क्लोनिंग वेक्टर क्या है, कौन सा क्लोनिंग वेक्टर है, तो हमारे पास ये क्लोनिंग वेक्टर क्या है, तो PBR 322। अब PBR 322 तुम लोग को पता है ना, PBR का मतलब कि ये क्या है, आर्टिफिशियल। क्या है, एक आर्टिफिशियल बनाया गया है। क्या है, एक आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है। ऐसा वैसा क्लोनिंग वेक्टर नहीं है, एक आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है। जो क्या है, प्लास्मेड एक वैज्ञानिक थे बोलिवर, एक क्या थे, रॉड्रिग्स। इन दोनों वैज्ञानिकों ने ऐसे क्लोनिंग वेक्टर, आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर करना है। अब हम ये देख रहे हैं कि क्लोनिंग वेक्टर के पास क्या है। अब मान लो कि क्लोनिंग वेक्टर में हमको क्या करना है, तो हमारा जो टारगेट डीएनए है उसको क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो काटेंगे, क्या करेंगे, उसको काटेंगे। अब काटेंगे तो किससे काटेंगे, किससे काटेंगे, तो हम क्या पता है कि उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटेंगे। फिर उसको जोड़ने के लिए किससे जोड़ेंगे, तो डीएनए लाइगेज से जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, तो डीएनए लाइगेज से जोड़ेंगे। पता ही है किससे, तो हम मान लो कि यहाँ पर हम कट करने के लिए, क्या कट करने के लिए, क्या चीज का, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किए। क्या, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ मान लो कि इसको जोड़ने के लिए क्या यूज करेंगे, तो क्या है, डीएनए लाइगेज यूज कर देंगे। डीएनए लाइगेज है, डीएनए लाइगेज का यूज कर देंगे। अब डीएनए लाइगेज यूज हो गया मेरे भाई। अब देखो, तो हम एक बड़ा सा फिगर क्यों नहीं बना लेते, एक बड़ा सा फिगर बना लेते हैं। किसका, क्लोनिंग वेक्टर का। क्या है, क्लोनिंग वेक्टर है। क्लोनिंग वेक्टर का एक बड़ा सा फिगर बना लिए। अभी हमारे पास क्या है, तो PBR है। क्या है, PBR, PBR 322 है, क्लोनिंग वेक्टर है। अब इस क्लोनिंग वेक्टर में हमको ये भी पता है कि ये साइड को हम क्या बोल दिए, ये साइड को क्या बोल दिए, इस साइड को
तो टेट्रा बोल दिए, टेट्रा साइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। इस साइड को बोल दिए, इस साइड को क्या बोल दिए तो एम्पीसिलिन बोल दिए, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन। अब यहाँ पर तुम लोग को पता है कि अगर हमको इस साइड को क्या करना है, टेट्रा साइक्लिन रेजिस्टेंस जीन को क्या करना है, हमको काटना है। ये तो काटने के लिए हम किस एंजाइम का उपयोग करेंगे, किस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करेंगे, ये पता है। तो हम जो कल वाले लेक्चर था, कल वाले लेक्चर में भी दिखाया गया था कि हम यूज किसका किए थे, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में यूज किए थे क्या, BMH1 का यूज किए थे। BMH1 का क्या किए थे मेरे भाई, BMH1 का यूज किए थे, जो क्या है एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, किसको काटता है तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस क्या है, एक सिलेक्टेबल मार्कर जीन भी होता है, तो इसको काटता है, ये हमको पता है। यहां पर काटने के लिए हम ये लगा दिए, हमारे पास ये क्या था, एक प्रखनली था, प्रखनली में हम क्या लिए थे, हमारे पास डीएनए था, डीएनए को भी काटने के लिए हम अब एक चीज आगे देख लेते इसी को, कि हम इस पीवीआर को क्या किए, पीवीआर को कट कर दिए, प्रखनली फिर से ले लिए, प्रखनली ले लिए भैया, इतना मोटा प्रखनली थोड़ी सी, हाँ चलो ठीक है, प्रखनली ले लिए, प्रखनली में हम क्या किए, इस क्लोरीन वेक्टर को हम क्या किए, कट कर दिए, 1 2, यहाँ पर क्लोरीन वेक्टर है, इस क्लोरीन वेक्टर को हम क्या कर दिए भैया, कट कर दिए। मान लो मेरे भाई क्या की दिए, कट कर दिए। अब क्लोरीन वेक्टर ऊपर डीएनए भी है, डीएनए भी है, डीएनए भी है, डीएनए भी है ना। अब यहाँ हमारे पास क्लोरीन वेक्टर क्या हुआ, कट गया, किससे कटा, तो BMH1 से, BMH1 ने क्या किया, क्लोरीन वेक्टर को काट दिया। अब BMH1 से क्लोरीन वेक्टर कट गया, अब यहां पर हम क्या किए, तो जो हमारे पास डीएनए लाइगेज था, अब देखो क्लोनिंग वेक्टर ही क्या है, कल बताया गया था कि क्लोनिंग वेक्टर भी क्या है, तो एक प्रकार का क्या है, एक डीएनए ही है, क्लोनिंग वेक्टर भी क्या है, एक डीएनए है। और जो हमारे पास टारगेट जीन है, जो टारगेट डीएनए है, टारगेट जीन है वो भी क्या है, एक डीएनए ही है। अब ये दोनों डीएनए को जोड़ने के लिए क्या है, लाइगेज हम जोड़ेंगे, लाइगेज क्या एंजाइम का उपयोग करते हैं, डीएनए लाइगेज। अब डीएनए लाइगेज से हम क्या किए भैया, इसको जोड़ दिए, मान लो इसको हम क्या किए, जोड़ दिए, इसको जोड़, अब इसको हम जोड़ दिए, है ना। अब देखो इसको जोड़ दिए इस डीएनए को, अब डीएनए जुट गया। अब देखो कहोगे जी तब 2 को डीएनए बचा है, मतलब कि 2 को डीएनए इसके साथ जुड़ेगा, अरे वैसे नहीं जुड़ेगा, मतलब कि हम 2 संभावना ले लिए, 2 हम प्रोबेबिलिटी ले लिए कि मतलब कि डीएनए क्या है कि जुटा है, 2 के साथ जुटा है। अब एक डीएनए जो है ना, हम ऐसे मान ले रहे हैं, ऐसे हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि एक डीएनए, एक हमारे पास क्लोनिंग वेक्टर के साथ एक हमारा टारगेट डीएनए क्या है, नहीं जुटा है, एक टारगेट डीएनए नहीं जुटा है। अब देखो यहाँ पर तुम लोग को पता है कि क्या है, एम्पीसिलिन है, एम्पीसिलिन है, यहाँ पर क्या है तो एम्पीसिलिन है, ये पता है, एम एम्पीसिलिन है। लेकिन यहाँ पर किसको कट किए थे, किसको कट किए थे, तो यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ पर टेट्रा, टेट्रा लिखा है ना, इसको हम कट किए थे, समझ में आ रहा है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जिनको क्या किए थे, कट किए थे, वहां पे किससे कट किए थे, तो BMH1 से काटे थे, BMH1 से कट करके वहां पर हम क्या है जोड़ दिए, तो अपना जो टारगेट डीएनए उसके साथ जोड़ दिए, एक के साथ नहीं जुड़ा, एक के साथ नहीं जुड़ा, तो क्या हो सकता है कि ये जो हमारा डीएनए है ना, ये खुद भी जुट सकता है, क्या हो सकता है, खुद जुट सकता है। अब ये तुमको पता ही है कि ये क्या है, ये टेट्रासाइक्लिन है, क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, टेट्रासाइक्लिन है, और यहाँ पर क्या है तुम लोग को मेरे भाई, एम्पीसिलिन है, क्या है, एम्पीसिलिन है, ये तुम लोग को अच्छी तरीके से पता है। तो हम इसलिए एक को छोड़े हुए थे कि एक को मान लो एक की प्रोबेबिलिटी कहीं ना जुड़े, क्या हो, एक के साथ कहीं ना जुड़े, हमारा जो टारगेट डीएनए था, जो हमारा एलियन डीएनए था, जो हमारा फॉरेन डीएनए था, वो नहीं जुड़े, नहीं जुड़ेगा तो क्या होगा कि ये पुनः फिर से क्या होगा, पुनः फिर से निर्माण हो जाएगा इस क्षेत्र का, समझ में आ रहा है।
तो देखो यहाँ पर जब जुड़ा ना, यहाँ पर इंसर्ट हुआ हमारा जो टारगेट डीएनए था, जब इंसर्ट हुआ तो इसी को क्या बोला जाता है, तो इसी को बोला जाता है इंसर्शन। यहाँ पर तो लिखे हुए, इसी को बोला जाता है क्या, इंसर्शन इन एक्टिवेशन। क्या बोला जाता है, इंसर्शन, निवेशन अक्रियण बोला जाता है, निष्क्रियण, निवेशन क्या, निवेशन, निष्क्रियण, क्रियण, निवेशन निष्क्रियण बोला जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया होगा, तो वीडियो को पॉज कर लो, समझ में आया है होगा तो वीडियो को पॉज करके इसको मतलब कि नोट कर लेना कि क्या होता है इंसर्शन इन एक्टिवेशन। अब फिर से तुम लोग को हम समझा देते हैं, पहले इसको नोट कर लो कि हम क्या लिए थे कि इंसर्शन इन एक्टिवेशन में देखे थे कि क्या होता है। तो हम क्या ले लिए कि एक प्रश्नली ले लिए, एक प्रश्नली ले लिया, प्रश्नली में हम यहाँ पर डीएनए ले लिया, और डीएनए लेकर और एक और जो डीएनए हमारे पास आर्टिफिशियल डीएनए था, बोलीवर और रोडेक्स ने बनाया था, उस डीएनए को भी ले लिए, पीवीआर उसका नाम है, पीवीआर 322, इसको ले लिया। और इसको कट करने के लिए कौन सा हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, तो BAMH1 होता है। BAMH1 मतलब इसको नहीं, जो हमारे पास टेट्रासाइक्लिन है, इसको कट करने के लिए कौन सा हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, तो BAMH1 होता है। समझ में? अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, अलग अलग जगह पर काटता है, इसको अलग अलग जो पीबी जो होता है, अलग एंजाइम इसको काटता है, एम्पिसिलिन को। समझ में आ रहा है? तो एम्पिसिलिन पर पीबी होता है, पीबी होता है, दोनों होता है। और आगे भी होता है हमारे पास हिंड सेकंड भी होता है, तो हिंड सेकंड इस पर नहीं होता है, तो आपको ये बता दिया गया, ऐसे याद रखना। तो क्लोनिंग वेक्टर को क्या किया, कट कर दिया, कट करके हमारे पास जो टारगेट डीएनए था, टारगेट डीएनए को जोड़ दिया भैया। जोड़ने को मेथड को क्या बोला जाता है, तो इंसर्शन इन एक्टिवेशन, याद रहेगा। तो पॉज कर लो, पॉज करके नोट कर लो, हो गया ना? चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बात देखो कि अब इसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, अब इसको हम एक होस्ट सेल में ट्रांसफर करेंगे। कहाँ ट्रांसफर करेंगे, एक होस्ट सेल में ट्रांसफर करेंगे, याद रखना। इसको हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, तो एक होस्ट सेल में भैया ट्रांसफर करते हैं। क्यों ट्रांसफर करते हैं, तो वो वाला देखे हो ना, एक प्रश्नली ले लेता है, प्रश्नली में क्या बोलते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपेरिमेंट में क्या करता है, शुगर केन का जूस भर लेता है उसी से याद कर रहा था। यहाँ पर क्या किया भाई, तो यहाँ पर एक होस्ट सेल ले ली, या होस्ट सेल, या क्या बैक्टीरिया ले ली, बैक्टीरियल सेल ले ली। अब इसमें क्या की, होस्ट सेल या बैक्टीरियल सेल में हम क्या किए, एक ही है, एक ही है, याद रखना। इसे दो जगह पर बना है, मतलब कि एक ही है, एक ही, कोई बात नहीं है, ऐसे बना दिए हैं। होस्ट सेल को आपको पता है कि होस्ट सेल के हिंदी में क्या बोला जाता है, होस्ट सेल को तो पता होगा, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर हम होस्ट सेल में क्या करते हैं, तो अपना एक जो हमारे पास बना था रिकॉम्बिनेंट क्लोनिंग वेक्टर, उसको इसमें क्या कर देते हैं, इंसर्ट करते हैं, इसमें डालते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर तीन संभावना, तीन प्रोबेबिलिटी हो सकता है। आप कहोगे सर केवल तीन तीन का ही काहे लिए जोड़ा ले रहे हैं भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे बना देना, नहीं तो कहोगे फिर ऐसे क्यों बनाए, ऐसे बना दिए। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक बैक्टीरियल सेल है, क्या है, एक बैक्टीरियल सेल है, याद रखना, बैक्टीरियल सेल है। अब बैक्टीरियल सेल में ये लिख दे, हो गया है ना, वहां पर तो लिखे हुए हैं। अब बैक्टीरियल सेल में मेरे भाई क्या किए कि हम जो हमारे पास क्लोनिंग वेक्टर था, उसको हम क्या किए, तो ऐड करना चालू किया। अब पहले में देखो कि पहले हमारे केस में इसको मान लो कि ए, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, मान लो। अब इसमें हम क्या किए, पहले क्लोनिंग जो हमारा क्लोनिंग वेक्टर था, क्लोनिंग वेक्टर या जो बैक्टीरिया है, इवन बैक्टीरिया में क्या होता है कि क्लोनिंग वेक्टर अगर नहीं जाता है, जैसे आप लोग को हम बताए थे, कब बताए थे, तो आपको सिलेक्टेबल मार्कर जीन जब बताए थे, जब ओराई साइट बताए थे, जब हम क्लोनिंग वेक्टर का क्या बताए थे, तो फीचर बताए थे, वहां पर ये सारे चीज आपको बताए गए थे। ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट सेल बताए थे ना, तो उसको रिकॉम्बिनेंट सेल की हमको अभी जरूरत है, रिकॉम्बिनेंट सेल की जरूरत है, तो आपको बताएंगे।
तो यहाँ पर डीएनए जो है, ये डीएनए हमारे पास, मान लो कि हमारे पास कोई डीएनए आया, डीएनए क्या होता है, बैक्टीरियल सेल क्या करता है, अपने अंदर नहीं ले पाता है, बैक्टीरियल सेल सक्षम नहीं होता है, बैक्टीरियल सेल उसको नहीं ले पाता है या उसको लेना ही नहीं चाहता है, बैक्टीरियल सेल के अंदर वो डीएनए नहीं जा पाता है। जो नहीं, अगर मान लो जिस बैक्टीरियल सेल के अंदर हमारा जो टारगेट, जो हमारा डीएनए है, जो हमारा क्लोनिंग वेक्टर है, क्लोनिंग वेक्टर डीएनए ही है, जो नहीं गया, तो क्या हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट बोलते हैं। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मतलब अरूपांतरित होता है। क्या होता है, अरूपांतरित होता है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होता है। जिस सेल के अंदर डीएनए, जिस सेल के अंदर क्लोनिंग वेक्टर नहीं गया, उसे क्या बोला जाता है, अरूपांतरित। अब जिसके अंदर हमारा जिसके अंदर क्लोनिंग वेक्टर तो गया, क्या, जिसके अंदर ये गया, जिसके अंदर ये गया, लेकिन क्या हुआ, देखो क्या हुआ, जिसके अंदर गया लेकिन ये हमारे टारगेट डीएनए को नहीं लेकर गया है। क्या हुआ, हमारे टारगेट डीएनए को नहीं लेकर गया, ये हमारे टारगेट डीएनए को नहीं लेकर गया। क्या किया, हमारे टारगेट डीएनए को नहीं लेकर गया। अब टारगेट डीएनए को लेकर नहीं गया, देखो अंदर बैक्टीरियल सेल के अंदर डीएनए गया, क्लोनिंग वेक्टर गया, लेकिन हमारे जो टारगेट डीएनए था, जोड़कर ये क्लोनिंग वेक्टर जोड़कर लेकर नहीं गया। बहुत गद्दार है क्लोनिंग वेक्टर, लेकर नहीं गया तो दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत क्या होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, जब लेकर नहीं जाता है तो ये ट्रांसफॉर्मेंट तो होता है। क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेंट तो होता है, लेकिन ये क्या नहीं होता, तो नॉन रिकॉम्बिनेंट होता है। नॉन रिकॉम्बिनेंट होता है। क्या होता है, नॉन रिकॉम्बिनेंट होता है। ये याद रखना, ये ट्रांसफॉर्मेंट तो होता है, यानी क्या होता है, रूपांतरित होता है। याद रखना, रूपांतरित होता है, रूपांतरित तो होता है, लेकिन ये क्या नहीं था, रिकॉम्बिनेंट नहीं होता। अब भैया रिकॉम्बिनेंट तब कौन है, इसको देखना है। तो देखो हमारे पास यहाँ पर थर्ड में, अब थर्ड में क्या हुआ कि हमारा जो लिए हुए थे बैक्टीरियल सेल, इस बैक्टीरियल के सेल के अंदर क्या होता है, जो क्लोनिंग वेक्टर था, क्लोनिंग वेक्टर ने क्या किया कि लेकर, किसको लेकर, तो हमारे टारगेट डीएनए को जोड़कर लेकर बैक्टीरियल सेल के अंदर गया। क्या हुआ, गया, लेकिन बैक्टीरियल सेल के अंदर लेकर गया। तो ये बैक्टीरियल सेल है, मान लो ये बैक्टीरियल सेल है। इस बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या किया, हमारा डीएनए को क्या किया, ये डीएनए को लेकर गया, इस डीएनए को लेकर गया। अब डीएनए किस साइड पर जुड़ा था, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, डीएनए को लेकर गया। याद रखना, इस डीएनए को क्लोनिंग वेक्टर है, क्लोनिंग, अभी क्लोनिंग वेक्टर लिख दो, वेक्टर समझ में आ रहा है, क्लोनिंग वेक्टर लिख दो। लेकिन हमारा रिकॉम्बिनेंट क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए सेल, समझ में आ रहा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये लेकर गया तो इसे हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसे ट्रांसफॉर्मेंट तो बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं। समझ में आ रहा है, रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट दोनों बोलते हैं, समझ में आ रहा है। तो अगर हमको रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन करना है, रिकॉम्बिनेंट को सिलेक्शन करना है तो कैसे करेंगे, आपको ये पहले भी बता दिया गया था कि रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन करना है तो सिलेक्टेबल मार्कर जिनका यूज करते हैं, जैसे कि क्लोनिंग वेक्टर को पहचानता है, क्लोनिंग वेक्टर में क्या करता है, पहचानता है कि हमारा जो डीएनए है, डीएनए गया भी, जो बैक्टीरियल सेल है डीएनए उसमें गया भी है या नहीं गया है, इसमें देखते हैं ना, यही ना देखते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं। तो हम क्या करते हैं
कि हम कैसे पहचानेंगे, हाउ कैन फाइंड, क्या कैसे फाइंड कर सकते हैं, हाउ कैन select the हाउ कैन select the क्या रिकॉम्बिनेंट, कॉम्बिनेंट क्या सेल, रिकॉम्बिनेंट सेल को कैसे क्या कर सकते हैं, हम पहचान सकते हैं, कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसे इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं, याद रहेगा ना चाहिए। हिंदी में बोल रहे हैं, लिख रहे हैं इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसे इसको पहचान सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, तो पहचानने के लिए क्या होना चाहिए मेरे भाई, तो हम यूज क्या करते हैं, तो हम यूज करते हैं क्या, तो टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन को क्या करते हैं, यूज करते हैं, जो कि क्या है एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, याद रहना चाहिए क्योंकि लिखवा दिया गया पिछले लेक्चर में, समझ में आ रहा है। तो क्या करते हैं हम यूज किसका करते हैं, तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, और क्या करते हैं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन का यूज करते हैं, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन का यूज करते हैं। जब यूज करते हैं ना मेरे भाई, तो क्या होता है यहाँ पर कि ये इसके लिए भी क्या होता है, सेंसिटिव होता है, और इसके लिए भी सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव होने का मतलब कि ये इससे भी मर जाएगा, जो हमारा बैक्टीरिया है इससे भी मर जाएगा, जो हमारा ये क्या है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, इससे भी क्या होगा, हमारा बैक्टीरिया मर जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है, ये सेंसिटिव होता है, क्या होता है, तो सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव, सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव, सेंसिटिव होता है, समझ में आ रहा है। संवेदी, संवेदी, संवेदी होता है, दोनों जगह पर लिख देना। अब देखो यहाँ पर इसके लिए क्या है, सेंसिटिव है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, दूसरे हमारे केस में, दूसरे हमारे प्रोबेबिलिटी, दूसरे हमारे संभावना में कि गया तो है लेकिन लेकर नहीं गया किसको, तो हमारे टारगेट डीएनए को। तो ये क्या होता है, इसमें क्या है, इसमें टेट्रासाइक्लिन भी है और एम्पिसिलिन है। तो इसमें क्या करते हैं, जब हम यूज करते हैं रेजिस्टेंस जीन को, तो क्या होता है, इसके लिए क्या होता है, तो रेजिस्टेंस दर्शाता है, क्या होता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस दर्शाता है। इसके लिए क्या होता है, रेजिस्टेंस, यानी एम्पिसिलिन का, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन का भी यूज करते हैं और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन का यूज करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, प्रतिरोध होता है, प्रतिरोधी, प्रतिरोध करता है, प्रतिरोधी, प्रतिरोध दर्शाता है, याद रहना चाहिए, दोनों बात एक ही बात लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे लिए एम्पिसिलिन के लिए क्या होता है, प्रतिरोध दर्शाता है। एम्पिसिलिन के लिए एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के लिए क्या होता है, प्रतिरोधी होता है, प्रतिरोधी होता है। लेकिन यहाँ पर ये हमारे पास देखो, टेट्रासाइक्लिन के जगह पर क्या किया है, हमारे पास टारगेट जीन जुड़ा है, टारगेट जीन जुड़ा है, मतलब कि इसके लिए क्या होगा मेरे भाई, तो इसके लिए सेंसिटिव होगा, सेंसिटिव, सेंसिटिव, समझ में आ रहा है, सेंसिटिव होगा। अब याद होना चाहिए कि संवेदी होगा, संवेदी, समझ में आ रहा है। तो याद होगा कि हम ये सारा चीज अराउंड बता दिए हैं, किसके लिए क्या होगा, किसके लिए कैसे सिलेक्शन करेंगे, कैसे बताएंगे जो कौन ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन रूपांतरित है, समझ में आ रहा है। जिसमें नहीं गया वो क्या है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, जिसमें गया लेकिन हमारे डीएनए को नहीं लेकर गया, हमारे टारगेट डीएनए को नहीं लेकर गया, मतलब कि वो क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेंट होगा लेकिन रिकॉम्बिनेंट होगा। और जो लेकर भी गया वो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट भी होता है। तो याद हो गया होगा, वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज करके नोट कर लेना, समझ में आ रहा है, तो पॉज कर लो और पॉज करके नोट कर लो, गर्मी तो ही है अभी। हो गया, हो गया मेरे भाई, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो एक चीज तो अभी बताना, इसमें समझाना थोड़ी सी है। देखो हम क्या करते हैं कि इसमें हम अलग अलग क्या करते हैं, प्लेट में हम क्या करते हैं, इसको संवर्धित करते हैं, अलग अलग प्लेटों में क्या करते हैं, इसको हम
संवर्धित करते हैं। अलग अलग प्लेटों में इसको हम क्या करते हैं, संवर्धित करते हैं। अलग अलग प्लेटों में क्या करते हैं, संवर्धित करते हैं। 2 मिनट रुक जा, लाइट चला गया था, लाइट ने धोखा दे दिया इसीलिए थोड़ी सी। अब अलग अलग हम इसको क्या करते हैं, प्लेट में इसको संवर्धित करते हैं। लेकिन जो हम क्या करते हैं, अल्फा और बीटा क्या करते हैं, अल्फा और बीटा का यूज करते हैं। आ गया, बहुत बढ़िया। अल्फा और बीटा का क्या करते हैं, यूज करते हैं किसके रूप में, तो सिलेक्टेबल मार्कर जीन के रूप में। अल्फा बीटा गैलेक्टोसाइडेज को याद रखना चाहिए, याद रहना चाहिए कि अल्फा और बीटा गैलेक्टोसाइडेज को क्या करते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर जीन के रूप में यूज करते हैं। तो क्या होता है कि ये अल्फा बीटा क्या करते हैं, रंग देते हैं। क्या करते हैं, क्रोमोजेनिक होते हैं। क्रोमोजेनिक होते हैं, रंग देते हैं, जिससे हम पहचान लेते हैं कि क्या हमारा जीन गया है या हमारा डीएनए गया है या हमारा डीएनए नहीं गया है। किसमें, तो होस्ट सेल में गया भी है या नहीं गया है। तो हम किसका यूज कर रहे हैं, अभी किसको लिख रहे हैं, याद रहना चाहिए। अभी यूज कर रहे हैं अल्फा, क्या अल्फा, या अल्फा है भाई, और ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को यूज किसके रूप में कर रहे हैं मेरे भाई, किस रूप में यूज कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्टेबल मार्कर जीन के रूप में क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। याद रहना चाहिए। देखो एकदम छोटे छोटे और बढ़िया वे में बताया जा रहा है कि किस रूप में यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर देखो इसको यूज कर ले। अब ये क्या करते हैं कि ये अल्फा बीटा क्या देते थे, ये क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट होते हैं। क्या होते हैं, ये क्रोमोजेनिक, लिख दो। अबे सी यहां पर लिख रहे हैं, ये बड़ा सा नहीं है। क्या होते हैं, क्रोमोजेनिक, क्या होते हैं, सबस्ट्रेट होते हैं। सबस्ट्रेट होते हैं, याद रखना चाहिए मेरे भाई कि क्या होता है, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट होते हैं। अब कैसे क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट होते हैं, देखो अब इसको हम क्या करते हैं कि यूज करते हैं एक ही, क्या करते हैं, एक ही प्लेट में इसको क्या करते हैं, तो संवर्धित। अब जैसे उसमें क्या बताए थे कि अलग अलग प्लेटों में क्या करते हैं, संवर्धित करते हैं। अलग अलग प्लेटों में जैसे कि अलग प्लेट में हम क्या डाल दिए, पहले एक बार एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जिनको डाल देते हैं। दूसरे में क्या करते हैं, टेट्रासाइक्लिन को डाल देते हैं पहचानने के लिए कि गया है कि नहीं। दूसरे में क्या करते हैं, टेट्रासाइक्लिन को डाल देते हैं पहले में, और उसमें क्या करते हैं, एम्पिसिलिन को। ऐसे भी हो सकता है, तो ऐसे यूज करते हैं, ऐसे हम देखते हैं। लेकिन इसमें क्या करते हैं कि कलर देता है, कलर की वजह से हम पहचानते हैं। एक में ब्लू अभी पता चलेगा, एक में व्हाइट होता है, तो व्हाइट वाला पता है कि क्या होता है, पहचान लेते हैं कि हाँ ये ऐसे है। तो अभी बताया जाएगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक ही प्लेट में इसको पहचान लेते हैं। एक ही प्लेट में जैसे कि हम देखो यहाँ पर लिख देते हैं आसानी से समझने के लिए। हम दो चार ज्यादा नहीं लिखेंगे, लेकिन समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि अगर मान लो कि यहाँ पर हम लिख दे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट या नॉन रिकॉम्बिनेंट, और यहाँ पर लिख दे कि रिकॉम्बिनेंट, यहाँ पर लिख देते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट का कैसे कलर आता है, रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब अरूपांतरित, और क्या लिख देते हैं, रूपांतरित। रिकॉम्बिनेंट, कॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या, सेल, क्या लिख देते हैं, सेल। यहां पर भी लिख देते हैं सेल। अबे सेल है यार। अब देखो नॉन अरूपांतरित, अरूपांतरित कोशिका, सेल मतलब कोशिका ही होता है, याद रखना। और यहाँ पर रूपांतरित लिख देना, रूपांतरित हो गया ना। अब यहाँ पर देखो हम रूपांतरित में हम जब भी यूज करते हैं तो रूपांतरित में क्या होता है, रूपांतरित और रूपांतरित में हम क्या यूज करते हैं, क्या देखते हैं। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, तो रूपांतरित में हमारे पास जीन होनी चाहिए, और इसमें जीन नहीं होती, इसमें जीन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, याद रखना कि इसमें नो प्रेजेंट जीन। अब इसमें क्या होता है कि देखो एक एक करके हम समझा देंगे, ऐसे समझ में आ जाएगा। इसमें जीन नहीं होता है, तो इसमें जब जीन नहीं होगा तो क्या होगा, तो ये
अल्फा और बीटा ग्लेक्टोसाइडेज का क्या होगा, यूज हुआ। अल्फा बीटा ग्लेक्टोसाइडेज की उपापचय क्रिया होगी, ये उपापचय क्रिया करेगा। समझ में आ रहा है, अल्फा और बीटा इसमें यूज नहीं होगा तो क्या करेगा, तो अल्फा या हम पहले लिख देते हैं क्या, तो इसमें निवेशन नहीं होगा, क्या होगा, इंसर्शन, इंसर्शन, इंसर्शन और क्या, इंसर्शन इनएक्टिवेशन, एक्टिवेशन नहीं होगा, इंसर्शन इनएक्टिवेशन नहीं होगा। याद रखना, पहले इसको लिखने से हमको ये समझ में आ जाएगा, जहां इंसर्शन मतलब कि नहीं हुआ है, नहीं 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 होगा, समझ में आ रहा है। इंसर्शन इनएक्टिवेशन नहीं होगा, इनएक्टिवेशन नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे पास जो अल्फा और बीटा क्या था, ग्लेक्टोसाइडेज था, ग्लेक्टोसाइडेज था। ग्लेक्टोसाइडेज क्या करेगा, तो मेटाबॉलिज्म का कार्य करेगा, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का क्या करेगा, मतलब मेटाबॉलिज्म मतलब उपापचय क्रिया करेगा, उपापचय क्रिया करेगा, किसका, किसका करेगा, सेल का। याद रखना, उपापचय क्रिया करेगा, और उपापचय क्रिया करेगा ना, तो हमारे पास देखो क्या मिलेगा, तो क्रोमोजेनिक क्या मिलेगा, सबस्ट्रेट मिलेगा, सबस्ट्रेट मिलेगा, सबस्ट्रेट मिलेगा तो क्या होगा कि यहां पर ये क्या करेगा, इसकी ब्लू ब्लू क्या होगी, अबे क्लोनीज होगी। याद रखना कि जो हमारे पास, जिसमें हमारे पास जो हमारा टारगेट डीएनए नहीं गया होता है, उसका क्लोनिंग कैसी होती है, तो ब्लू होती है। और इसमें तुरंत तुरंत देख लो, इसमें क्या होगा, प्रेजेंट यदि होगा, क्या है, तो यदि जीन क्या होगा, जीन क्या होगा, जीन क्या होगा, प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट होगा, तो क्या होगा, यहां पर इंसर्शन भी होगा, इंसर्शन, इंसर्शन एंड क्या होगा, इन एक्टिवेशन भी होगा, इन एक्टिवेशन वेक्शन क्या होगा, होगा होगा। अब इन एक्टिवेशन होगा तो मतलब कि क्या है, इसकी अल्फा बीटा ग्लेक्टोसाइडेज काम नहीं करेगी, मतलब इसका मेटाबॉलिज्म कार्य नहीं होगा। अल्फा क्या है, तो अल्फा लिख दो, अल्फा बीटा ग्लेक्टोसाइडेज का क्या होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, नहीं होगा, समझ में आ रहा है। अब मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो क्या होगा कि ये क्या, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, ये क्रोमोजेनिक क्या सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट क्या करेगा, तो ये व्हाइट क्लोनी क्या करेगा, व्हाइट क्लोनी, व्हाइट क्लोनी व्हाइट रंग देगा, ये व्हाइट रंग देगा, क्या करेगा, व्हाइट। अब देखो कहोगे व्हाइट तो ऐसे होना चाहिए, तो चलो पहले इसको नोट कर लो, इसके बाद हम थोड़ी सी फिर से समझाते थे। गर्मी है यार, समझ में आना, बहुत गर्मी है यार, अभी हो गया ना। हो गया मेरे भाई, तो समझ में आना चाहिए कि क्या हुआ है। यहां पर देखो क्या है कि हम एक बार जो अल्फा बीटा ग्लेक्टोसाइडेज की जीन है, क्या है, जीन है, बीटा ग्लेक्टोसाइडेज की जीन है, उसको क्या करते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर जीन के रूप में यूज कर लेते हैं। तो ये क्या करता है, अल्फा बीटा, ये रंगीन सबस्ट्रेट देता है। रंगीन सबस्ट्रेट मतलब
कि ये कलर देता है, कलर देता है, जिसे कलर से हम पहचान सकते हैं कलर कौन सा होगा, जो हमारा जीन जिसमें गया होगा, जो हमारा जो टारगेट डीएनए है वो गया होगा। जब टारगेट डीएनए गया होगा तो उसका कॉलोनी कैसी होगी, व्हाइट होगी, और जो नहीं गया होगा उसका कॉलोनी कैसी होगी, ब्लू होगी। याद रहना चाहिए। ऐसे तो हो गया होगा, देख लिया जी, बहुत बढ़िया यार, हो गया ना। बहुत बढ़िया। अब देखो हम क्या देख लेते हैं, अभी थोड़ी सी चलो पढ़ाई करना चाहिए, इधर उधर की दाव में नहीं पढ़ना चाहिए। कॉम्पिटेंट सेल देख लेते हैं। कॉम्पिटेंट सेल क्या होती है, सक्षम कोशिकाएं। अबे यार कैसे चला जा रहा है, सक्षम, सक्षम क्या कोशिका, कोशिका, सक्षम कोशिका क्या होती है। अब सक्षम कोशिका क्या होती है ये समझ में आना चाहिए। अभी ये सक्षम कोशिका तुम लोग को नाम से पता चला है। देखो अगर हम आपको एक सेल दे दें, बैक्टीरियल सेल दे दें, अगर हम एक बैक्टीरियल सेल दे दें, मान लो ये हमारे पास बैक्टीरियल सेल है, यहां पर इसके क्या है, सेल वॉल है। अब यहां पर बैक्टीरियल सेल में क्या है, मान लो बैक्टीरियल सेल है, अब ये बैक्टीरियल सेल, अब ये हमारे पास क्या है, डीएनए, डीएनए टारगेट डीएनए, टारगेट डीएनए, टारगेट डीएनए है, डीएनए है। अब इस टारगेट डीएनए और इस हमारा जो बैक्टीरियल सेल है, अब इसमें क्या होता है कि हमको डालना है, इसको डालना है, तो इसमें पता है कि क्या होता है, हमारे डीएनए क्या होते हैं कि ये चार्ज होते हैं, क्या होते हैं, इस पर चार्ज होता है, भले ही नेगेटिव चार्ज हो लेकिन क्या होता है, ये चार्ज होते हैं। क्या होते हैं भाई, ये चार्ज होते हैं। अब चार्ज और दूसरा क्या है, ये पोलर होते हैं। क्या होते हैं, ये चार्ज होते हैं, क्या होते हैं, चार्ज, और क्या होते हैं, एंड क्या होते हैं, पोलर होते हैं। अब पोलर से समझ में आ रहा है कि क्या है, ये इसमें पोल होगा, चार्ज है। तो अब ये क्या होते हैं कि हमारा जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के ऊपर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, ये प्लाज्मा, प्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिपिड होता है, या लिपिड या वसा से बना होता है। क्या होता है, लिपिड या वसा से बना होता है। क्या होता है, फैट एंड, फैट या क्या होता है, लिपिड से बना होता है। लिपिड, लिपिड से क्या होता है, बना होता है। फैट या लिपिड से क्या होता है, बना होता है, बना होता है। अब फैट लिपिड से बना होता है, और फैट लिपिड से बनने के कारण इस पर क्या होता है, कोई पोल नहीं होता। इस पर ना ही कोई चार्ज होता है, ना ही कोई पोल होता है, ना ही नेगेटिव होता है, ना ही पॉजिटिव होता है। तो अब भैया दिक्कत ये है हमारे पास कि तब हम डालेंगे कैसे, हम डीएनए को, अपने टारगेट डीएनए को इसको डालेंगे किसमें, इस सेल में कैसे डालेंगे। डालने के लिए तो हमको दिक्कत होनी चाहिए, मतलब दिक्कत नहीं, कुछ दिक्कत होगा, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो डालने के लिए हम क्या करते हैं कि इस सेल को, हम इस सेल को एक विधि द्वारा क्या करते हैं, एक विधि द्वारा, विधि का नाम भी होगा, क्या करते हैं, इस पर चार्ज ला देते हैं। इस एक विधि होता है, क्या होता है, केमिकल, केमिकल मेथड होता है, केमिकल मेथड, केमिकल मेथड होता है। केमिकल मेथड के द्वारा क्या करते हैं, इस पर चार्ज लाते हैं। अब केमिकल मेथड एक उपचार होता है। उपचार कैसे होता है, तो हम एक क्या करते हैं, चिल्ड, क्या करते हैं, चिल्ड कैल्शियम आयन की उपचार से क्या होते हैं, एक चिल्ड, चिल्ड कैल्शियम, क्या होता है, कैल्शियम, कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन के उपचार से, उपचार, कैल्शियम आयन उपचार से क्या करते हैं हम इसको, तो इसको छिद्र करते हैं। अब कैल्शियम भैया क्या है, कैल्शियम क्या है, डाइवेलेंट है,
अब ये कैल्शियम आयन से क्या करते हैं, हम इसको छिद्र करते हैं। यहां पर क्या करते हैं, कैल्शियम आयन से क्या करते हैं, इसमें पोर करते हैं। क्या करते हैं, तो इसमें पोर करते हैं, पोर्स करते हैं, यानी छिद्र करते हैं, छिद्र करते हैं। अब छिद्र कर दिए भैया, मान लो यहां पर भी छिद्र कर दिए, यहां पर भी छिद्र कर दिए। अब छिद्र करके अब इस जो हमारे पास डीएनए, इसको क्या करते हैं कि सडनली अचानक से क्या करते हैं, इसको हाई टेम्परेचर पर क्या करते हैं, तो हाई टेम्परेचर का क्या करते हैं, शॉक देते हैं। हाई टेम्परेचर यानी 42 डिग्री पर इसको शॉक देते हैं। क्या करते हैं, इसको 42 डिग्री पर सेल को क्या करते हैं कि हाई टेम्परेचर, हाई, यहां पर लिखने से बेहतर होगा कि यहां से लिखो, हाई टेम्परेचर का क्या देते हैं, यहां पर इसको हम 42 डिग्री का हाई टेम्परेचर पर इसको, दिखाई दे रहा है कि नहीं, जरा हमको ये क्लियर ये हो जाना चाहिए। शॉक देते हैं, शॉक देने के बाद किस पर, तो 42 डिग्री सेल्सियस पर इसको शॉक देकर क्या करते हैं, तो हमारा डीएनए को क्या करते हैं, भेजते हैं। याद रहना चाहिए, फिर से दोहरा देते हैं कि कॉम्पिटेंट सेल क्या होता है। कॉम्पिटेंट सेल मतलब कि कॉम्पिटेंट बनाना है, इसके लिए कॉम्पिटेंट, ये कॉम्पिटेंट, ये कॉम्पिटेंट नहीं, लेकिन इसको कॉम्पिटेंट बनाना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, डालने के लिए अपने डीएनए को क्या करते हैं, अब देखो हमारे डीएनए पर चार्ज होता है, क्या होता है, चार्ज होता है। अभी सी है, याद रखना, चार्ज होता है। अब या पोलर भी होता है, इस पर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर क्या होता है, लिपिड होता है, फैट होता है, वसा के कारण क्या होता है, कोई चार्ज वार्ज नहीं होता। अब हम चार्ज नहीं होता तो दिक्कत है भैया। तो क्या करते हैं कि कैल्शियम मेथड, कैल्शियम मेथड यानी एक रासायनिक उपचार विधि द्वारा क्या करते हैं, एक रासायनिक विधि द्वारा, रासायनिक विधि द्वारा क्या करते हैं, रासायनिक विधि द्वारा क्या करते हैं, तो चिल्ड क्या करते हैं, चिल्ड मतलब आइस भी लिखा होगा हमारे एनसीईआरटी पे, क्या करते हैं, लिखा है कि आइस पर क्या करते हैं, तो इसको एकदम कैल्शियम, कैल्शियम मतलब कि कैल्शियम का ही एकदम चिल्ड पर क्या करते हैं, इसकी उपचार करते हैं। ये डाइवेलेंट होता है, पता ही है। अब इस पर जैसे उपचार करते हैं तो इसमें क्या होता है, पोर हो जाता है, छिद्र हो जाता है। जब पोर हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि इसको सडनली ला कर कहां पर करते हैं, तो एकदम हाई शॉक देते हैं, एकदम क्या हाईली शॉक, ऐसे है ना, शॉक देते हैं, शॉक देते हैं, तब क्या होता है, हमारा टारगेट डीएनए पहुंच जाता है। ये हो गया होगा। हम अभी बताने वाले थे क्या आप लोग को, तो अभी जो हमारे पास ये होने के बाद हम बताते कि कैसे हम अपने डीएनए को क्या करते हैं कि डायरेक्टली डायरेक्टली क्या करते हैं, तो होस्ट सेल में उसको ट्रांसफर करते हैं। डायरेक्टली इसको होस्ट सेल में कैसे ट्रांसफर करते हैं, तो दो तीन हमारे पास मेथड था, दो तीन मेथड था, उसको जान लेते। लेकिन अब इसको कल जानेंगे, क्योंकि लाइट ने हमारे पास क्या किया है, बहुत ये किया है, तो कल जान लेंगे। तो थोड़ी सी पानी वानी पी लो और जिल रहा करो, समझ में आ रहा है, तो आ गया। ओफ, तो चलो मेरे भाई चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जय हिंद।